ऊपर रखना नहीं। सो गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, सभी लोग फटाफट ज्वाइन करो। ठीक है, किसी का कुछ डाउट है तो नो डाउट वो पूछ सकता है। गुल्लू गुल्लू मॉर्निंग। ठीक है, खुश रहो बेटा। राज पांडे, अभिषेक जायसवाल, देखो नाम लेने लग गए मैं। हाँ ठीक है, फटाफट ज्वाइन करो। जय हिंद, गुड मॉर्निंग बच्चे। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा। जय हिंद, जय हिंद। यस, हाँ अभिषेक, सृष्टि, गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, गुड मॉर्निंग। किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी का अगर कुछ डाउट है तो नो डाउट वो डाउट पूछ सकते हो। जय हिंद बच्चे। ठीक है, तो शुड आई स्टार्ट द क्लास? जय हिंद, जय हिंद बेटा। ठीक, मैंने बताया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में थोड़ा सा, तो बताओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन होता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। आई थिंक जस्ट आई शुड स्टार्ट द क्लास ना। प्री इलेक्टेड हैज द स्पीकर ऑफ 15 महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली राहुल नार्वेकर। प्री इलेक्टेड हैज, प्री इलेक्टेड हैज क्या स्पीकर को इलेक्ट किया? पता नहीं क्या लिखा है, पूरा सेंटेंस भी नहीं लिखा आपने। ठीक है, ग्रेट। बट ये है कि ठीक है, अगर करंट अफेयर्स वाली चीजें हैं तो थोड़ा सा अपडेट रहो। अभिषेक यादव, राधे राधे, राम राम भाई राहुल। ठीक है, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। सभी बच्चे आ गए हैं। ठीक, राम राम बेटा। बताओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन लाई करते हैं, कौन कौन आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में? क्या मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में? क्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आते हैं? अच्छा, री इलेक्टेड। ठीक है, बताओ फटाफट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन आता है। ठीक है, आप बताओ। कॉफी पी सकते हैं। ठीक है, बताओ फटाफट। जय हिंद मंगेश। कौन कौन आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में? बच्चे बोल रहे हैं हाँ, बिल्कुल आते हैं। तो मैंने आपको बताया ही था। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन आ सकता है बताओ। ये पूरा का पूरा मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, COM। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए बताओ। इनकी संख्या होनी चाहिए जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं लोकसभा के उसके 15%, उससे ज्यादा नहीं। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन आते हैं? तो अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर है तो वो भी आएगा। मतलब मैं आपको सिंपली ऐसा राउंड राउंड दिखा रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि वो एक ग्रुप ही होगा। और मैंने बताया कि ये सिर्फ लोकसभा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों से ही आ सकते हैं, राज्यसभा से भी आ सकते हैं, लोकसभा से भी आ सकते हैं, वो एक सेपरेट पॉइंट है। लेकिन अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन आ सकता है वो देखना है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या आ सकते हैं बताओ। तो कैबिनेट आ सकता है आपका पूरा। ठीक है, कौन आ सकता है? ये मान लीजिए कैबिनेट है, तो कैबिनेट आ सकता है। और इसमें ये मान के चलो आपकी कैबिनेट में ही मतलब कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आ सकते हैं। मैं MOS लिख रहा हूं क्योंकि आपको मैंने बताया था। ठीक है, आप डिप्टी मिनिस्टर भी बोल सकते हो, लेकिन डिप्टी मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट अभी कुछ टाइम से अपॉइंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। तो डिप्टी मिनिस्टर भी आ सकते हैं, लेकिन वो मतलब उनको बहुत कम सुविधाएं होती हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर डिप्टी मिनिस्टर है तो यहाँ पे डिप्टी मिनिस्टर भी आ सकते हैं। ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट में कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा मंत्रालय जिसका कोई माई बाप नहीं है, मतलब कोई और मिनिस्टर है नहीं, सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं। तो ये आते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना। ठीक है, तो ये बताओ। अब सुनो, अब मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है?
जो मंत्री होते हैं या फिर जो प्रधानमंत्री होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को? हाँ, सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को नहीं, अभी सबका बता रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, सबको बता रहा हूँ। अच्छा, पार्लियामेंट में उनको हटाने की तैयारी कर रहे हैं, करने दो कोई, ठीक है, वो बताऊंगा मैं किस तरीके से इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है। ठीक है, तो कैसे हटते हैं वो आप खुद डिसाइड करिए कि वो हट सकते हैं, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और फिर जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं प्रधानमंत्री या फिर मंत्रियों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, तो वो होता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। समझ में आया? तो जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तभी तक वो रहेंगे। लेकिन इच्छा का मतलब ये नहीं कि इच्छा ही हो गई, इच्छा का मतलब ये है कि वो एड एंड एडवाइस पे किसके कार्य करेंगे, मतलब प्रधानमंत्री उनको बोलेंगे तभी वो किसी को हटाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इस बात का ध्यान रखना, कल बताया था डिटेल में। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? मंत्रिपरिषद है। और अगर कैबिनेट की बात करो तो कैबिनेट क्या है? मंत्रिमंडल है। तो राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए क्या होते हैं बताओ? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। मतलब एक सिंपल सी बात है कि जो अगर राष्ट्रपति को कोई भी सलाह दी जाएगी, वो भले एक ही पर्सन, एक ही मंत्री क्यों ना दे, ऐसा माना जाएगा कि कौन दे रहा है बताओ? पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे रहा है। गुड मॉर्निंग बच्चे, ठीक है, टाइम से क्लास ज्वाइन करो सभी। तो देखो एकदम सिंपल है, ये सारी चीजें मैं बताया हूं ऑलरेडी, तो ये सिर्फ मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। ठीक है, जहां भी डाउट आएगा पूछ लेना। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी बताओ? राष्ट्रपति द्वारा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी, प्रधानमंत्री की सलाह पे। तो इस बात का ध्यान रखना। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि मान लो अगर कोई भी काम हुआ, कोई भी काम हुआ, तो जो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो लोकसभा के प्रति, जो लोकसभा है, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन बताओ? कौन कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब जो मंत्री परिषद होता है। अब ये मत दिमाग में लाना कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट का मूल पर्पस क्या है? मूल उद्देश्य क्या है कैबिनेट का? कि भाई अगर मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है तो सारे लोगों को बुला के डिसीजन ले नहीं सकते, तो कुछ ही लोग जो खास खास हैं उनको बुलाओ, डिसीजन लो। तो अब चाहे वो एक ही मंत्री को बुला के कोई डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जाएगा किसने लिया पूरा निर्णय? पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई अलग से ओपिनियन नहीं दिखा सकता है, स्पेशली लोकसभा में तो बिल्कुल नहीं दिखा सकता। अलग से जहां उनकी पर्सनल मीटिंग हो रही है वहां दिखाएं, वो खूब को चलेगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सामूहिक रूप से। ऐसा लिखा होता है, सामूहिक रूप से। मंत्रिपरिषद के पद सामूहिक रूप से क्या? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार। कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल इन लोकसभा, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल इन लोकसभा। अब कलेक्टिवली तो ये मतलब सामूहिक रूप से कहां रिस्पॉन्सिबल होंगे? लोकसभा में। लोकसभा में इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन देखो ध्यान दो, ये इंडिविजुअल रूप से राष्ट्रपति के प्रति भी, इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पर ये किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? राष्ट्रपति के समक्ष जिम्मेदार होते हैं। दूसरी बात, अपने हाउस के प्रति भी जिम्मेदार होते हैं। हाउस मतलब, तो जरूरी नहीं, मैंने बताया क्या कि मंत्री बनने के लिए किसी को क्या होना चाहिए? 3 कंडीशन, ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। यू सेड दैट COM इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। रुको, बता रहा हूं मैं, अर्लियर डे मैं यही बता रहा हूं आपको। अब दो चीज देखो, दो क्वेश्चन यूपीएससी ने दिए। यूपीएससी जो आंसर देता है, मतलब इन जनरल सोचो और बाकी चीजें सोचो। सर भी ठीक है, मिलने गए थे। अब मेरी दोनों बात सुनो, अब सब छोड़ दो। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या बताया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यहां पे ये पढ़ रहे हो, ये वर्ड पढ़ रहे हो, सामूहिक रूप से।
ठीक है, तो ये याद रखना, तो ये कथन आपको याद रखना है सामूहिक रूप से। पहले मैं बता देता हूं कि जनरली क्या यूज होता है, फिर बताता हूं कि हुआ क्या है। आगे यूपीएससी ने क्या किया है। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, और व्यक्तिगत रूप से ये किसके प्रति जिम्मेदार होंगे। व्यक्तिगत रूप से मतलब इंडिविजुअली। ठीक है, तो ये किसके प्रति जिम्मेदार होंगे, बताओ। दो लोगों के प्रति, अपने सदन और राष्ट्रपति के प्रति। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, लेकिन सामूहिक रूप से कहा, लोकसभा में। और एक बात ध्यान से सुनना, सामान्यता इन जनरल, ठीक है, सामान्यता कहां पे रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये संसद के प्रति। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, अब एक बच्चा बोल रहा है, ध्यान से सुनना, इस बच्चे के कमेंट के लिए मैंने इतना लिखा है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर अर्लियर यू सेड कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बच्चा ये बोल रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो सामूहिक रूप से अगर एक भी मंत्री ने कोई काम किया या कोई भी काम किया, ठीक है, अगर उसके बारे में राष्ट्रपति को जिम्मेदारी नहीं है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बोलेगा भाई क्या है, इसको मुझे, मतलब कि मान लो किसी मंत्री ने, एक नॉर्मल सा जो मंत्री होता है उसको बोलते हैं पब्लिक पर्सन, और जो मंत्री नहीं होता उसको प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। ठीक है, हाउस में अगर उसने कोई भी बिल पेश किया, कोई एक पर्सन, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये किसी एक पर्सन ने ये बिल पेश किया है, ठीक है, सदन के सामने, या कोई भी काम है, बिल पेश करना छोड़ो, कोई निर्णय लेना है, किसी भी चीज से संबंधित कोई निर्णय लेना है, और राष्ट्रपति को लगता है कि ये किसी एक पर्सन का काम है, किसी एक मंत्री का काम है, तो वो प्रधानमंत्री से ये बोल सकते हैं कि इसको मुझे सबके साथ साइन, ये सबकी सहमति इस पर चाहिए। तो वो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सहमति लेते हैं उस पर, और ये सारी की सारी बातें जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या बोल करते हैं, प्रेसिडेंट तक पहुंचाते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर किसी भी, ठीक है, किसी भी एक मंत्री ने कुछ गलत काम किया या कुछ अच्छा काम किया, तो पूरा उसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है, पूरे मंत्रिपरिषद की होती है। ये पहला पॉइंट। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से मतलब वो कोई भी कार्य करें तो अपने सदन के प्रति भी जिम्मेदार होंगे। मतलब हाउस चल रहा है, अब वो राज्यसभा से भी चुने जा सकते हैं, लोकसभा से, तो व्यक्तिगत रूप से वो कहां पे जिम्मेदार होंगे, अपने सदन में, अपने हाउस में, और राष्ट्रपति के प्रति भी। ठीक है, ठीक है, सामान्य रूप से संसद के प्रति, संसद के प्रति सामान्य रूप से क्यों, भाई संसद में काम हो रहे हैं, बिल पास हो रहे हैं, तो सामान्य रूप से दोनों संसद में उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मंत्री जो होता है, मतलब वो किसी भी सदन, मान लो कोई लोकसभा से अगर मंत्री है तो वो राज्यसभा में जाके बैठक, मतलब बैठक में भाग ले सकता है, बैठक में हिस्सा ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता। वोट वही कर सकता है जिस सदन का वो सदस्य है। ये पॉइंट याद रखो। हाँ, अब मैं बताता हूँ यूपीएससी ने क्या किया। यूपीएससी ने दो ऐसे क्वेश्चन दिए, और जिनके आंसर की जब रिलीज किए तो थोड़ा सा उस पर क्या, आपको पता है ना, यूपीएससी ने जो आंसर मान लिया सो मान लिया। तो उन्होंने क्या आंसर दिया, उन्होंने ये बोला कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, यही स्टेटमेंट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति, यहां लोकसभा नहीं लिखा, क्या बोला, संसद के प्रति जिम्मेदार होती है, और उस कथन को उसने सही माना। लोग क्या सोच रहे थे कि ये कथन गलत है, ठीक है, ये कथन गलत है, यहां लोकसभा आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल बोला जाए तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, और सामान्य रूप से संसद के प्रति। ठीक है, बट यूपीएससी ने सही माना है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो इस स्टेटमेंट को इन जनरल लेके आपको सही करना है। ऐसे ही आपने सुना होगा या आपने बचपन से कई बार ये पढ़ा होगा, ठीक है, कॉफी भी पी लेते हैं। तो ऐसा ही आपने बचपन से कई बार पढ़ा होगा कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनके रिमूवल के लिए इंपीचमेंट शब्द यूज होता है। बाकी कोई भी, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, ठीक है, तो इन लोगों के लिए ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं कर रहा हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
आपका कैग हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इनको हटाने के लिए इंपीचमेंट शब्द यूज नहीं होता, इनको हटाने के लिए रिमूवल यूज होता है। लेकिन यूपीएससी ने नॉर्मल सेंस में इंपीचमेंट शब्द की यूज किया, किसके सेंस में? जजेस के केस में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के केस में, और उस स्टेटमेंट को भी सही माना। तो कुछ स्टेटमेंट इन जनरल लेके आपको सही करने हैं, ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो बहुत ज्यादा मतलब ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बचना है, और मैं जो बता रहा हूं उसको मानो। अच्छा, इसमें डाउट क्यों आता है, इन सारी चीजों में डाउट क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी होती है। अगर मैं आपको लिबर्टी की परिभाषा बता दूं, आपको अगर मैं सोशलिज्म की परिभाषा बता दूं, तो आप 10 और परिभाषाएं देख सकते हो, बाहर से भी देख सकते हो। तो ये ऐसा संविधान में तो लिखा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन उनसे क्वेश्चन कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन किया जाता है लोकसभा में। जनरली क्वेश्चन कहाँ किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कहीं पे जहां पे सब्जेक्टिविटी होती है वहां पे डाउट आता है, और ये डाउट कोई क्लियर नहीं कर सकता, सबके अपने अलग अलग व्यू हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखो। वेतन और भत्ते मैंने आपको पहले ही बताए थे, समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। इनको अलग से कुछ प्रिविलेजेस मिले होते हैं संसद के अलावा, ठीक है। मैं स्टेटमेंट नोट्स में मेंशन कर दूंगा, इसका मतलब तुम नोट्स नहीं बना रहे हो, कोई बात नहीं, फिर भी मैं मेंशन कर दूंगा। ऑलरेडी मेंशन होगा जो नोट्स बने होंगे, अदरवाइज मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, संसद समय समय पर जैसा अवधारित करे, निर्धारित करे। तो अच्छा, ये बताओ, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये जो बाकी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, तो इनके जो बेंगलो होते हैं, इनका जो रहना होता है, इनको जो प्रिविलेजेस मिले होते हैं वो थोड़े से बेटर मिले होते हैं इन कंपेरिजन टू अदर मिनिस्टर्स। सभी सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पे होंगे, ये तो मैंने आपको कल ही बताया था। तो कम्युनिकेशन कौन करेगा? ठीक है, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में ब्रिज का काम कौन करेगा? सर, क्या? तो ब्रिज का काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह संघ के मामलों के मतलब प्रशासन के संबंध में, कार्यों के संबंध में वो राष्ट्रपति को सूचना दे। तो इस बात का ध्यान रखना। और ओथ एंड अफर्मेशन मैंने आपको कल ही बता दी थी, ये भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे, ठीक है। संप्रभुता और अखंडता बनाए रखेंगे, कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक और कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करेंगे। संविधान और कानून, क्या? संविधान और कानून के अनुसार सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात या स्नेह या द्वेष के साथ व्यवहार करेंगे। क्या बोला गया है? संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शपथ देखोगे ना, तो उसमें है कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से संविधान की रक्षा परिरक्षा करेंगे। अब ये रक्षा परिरक्षा क्या करेंगे? एक बच्चा बोल रहा है मुझे तो मिनिस्टर ही बनना है। हाँ, तो बनो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। पढ़ो, उसके लिए भी पढ़ाई चाहिए। मंत्रियों के लिए वेतन मैंने आपको बताया कि होता संसद के समान ही है। जो वेतन भत्ते होते हैं संसद के समान ही मिलते हैं उनको, संसद की हर एक चीज संसद की मिलती है, लेकिन प्रिविलेजेस मिलते हैं उनको। राज्यसभा का स्पीकर को रिमूव करने के लिए आया था, ठीक है, स्पीकर नहीं, चेयरमैन बोलते हैं उनको। तो ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक। मैंने आपको बता ही दिया कि किसी भी सदन में कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मंत्री है, वो बोल सकता है। संसद की किसी भी समिति जिसका वह सदस्य नामित हो, मतलब ऐसी कमेटीज बनेंगी ना, मैं आपको डिफरेंट कमेटीज, वैसे 24 तो डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटीज होती हैं, ठीक है, डीआरएससीज होती हैं। उसके अलावा भी फाइनेंशियल कमेटीज होती हैं, जिसमें आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी पढ़ोगे, एस्टिमेट कमेटी पढ़ोगे, ठीक है, कमिटीज ऑन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पढ़ोगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लागू ही होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली की आधारशिला है सामूहिक उत्तरदायित्व। प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं बोल सकता, मतलब ऐसा कोई गलत काम, मान लो किसी मिनिस्टर ने, मान लो रक्षा मंत्री ने या वित्त मंत्रालय ने अगर कोई काम कर दिया, कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया, तो ये नहीं बोलेंगे अरे अरे वो तो वित्त मंत्रालय ने कर दिया, अब मेरी क्या गलती है, मैं तो रक्षा मंत्रालय से आता हूं, मैं क्या करूं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं। तो फिर वहां पे ऐसा नहीं चलेगा, इसलिए वो क्या होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक की गलती मतलब सबकी गलती, इस बात का ध्यान रखना। अरे बच्चे कहेंगे गुरु जी कम से कम एक बार पूछ तो लो कि हमें भी कॉफी मत पिलाओ, चलेगा?
समझ में आया? तो सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, कॉफी पीना है सबको, आ जाओ सारे लोग। सुनो, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का अर्थ है कि जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार काम करते हैं। समझ में आया? कुछ भी गड़बड़ हुआ या प्रधानमंत्री ने कुछ बोला कि ये पर्सन सही नहीं है, तो क्या कर दो? अच्छा, पी भी चुके हैं, ठीक है, तो इनको रिमूव कर दो। तो प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे किसी को हटाना है, किसी को वापस से मंत्री नियुक्त करना है, तो कर सकते हैं। मैंने अच्छा कल एक क्वेश्चन, मतलब एक चीज बताई थी, अब बताओ उसका आंसर बताओ कि कैबिनेट की सभी मीटिंग में भाग लेने का अधिकार होता है जो राज्य मंत्री होता है, मतलब राज्य मंत्री को कैबिनेट की सभी मीटिंग्स में भाग लेने का अधिकार होता है। सही है गलत है? बताओ फटाफट। नहीं पीना है, ठीक है, चलो ठीक है। राज्य मंत्री को कैबिनेट में की सभी मीटिंग में भाग लेने का अधिकार होता है। बच्चे बोल रहे नहीं होता है, सिर्फ एक बच्चा बोल रहा है यस होता है। नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। राइट है, हाँ। एक बच्चा बोला है गलत है, राइट नहीं है। ठीक है, भाग ले सकता है। अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट बोलूं कि राज्य मंत्री भाग ले सकता है, राज्य मंत्री तो छोड़ो, नॉर्मल मंत्री भी भाग ले सकता है कैबिनेट की मीटिंग, लेकिन भाग ले सकता है और अधिकार है में दोनों में डिफरेंस है। समझ में आया? तो राइट नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये कितना है। ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी इतना ही है, दिल्ली एक्सेप्शन है, दिल्ली में 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। विधानसभा के सदस्यों का, ऐसा नहीं कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों को मिला के फिर उसका 15% नहीं, ये लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो मंत्रिमंडल के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कैबिनेट का जो आकार होगा वो आमतौर पर क्या होता है? सीमित होता है, मतलब छोटा होता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आप सिर्फ और सिर्फ मैप, जो मैंने आपको बताया, एक डायग्राम बताया, बस उससे समझो और कुछ नहीं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि ये तो बता ही दिया। इसमें सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं, किसमें? मंत्री परिषद में, ठीक है। अब इसमें कौन कौन आ सकता है? जैसे कैबिनेट स्तर के मंत्री आ सकते हैं, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर आ सकते हैं, राज्य मंत्री आ सकते हैं, या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिसको बोलते हैं वो भी आ सकते हैं, और उपमंत्री भी आ सकते हैं। उपमंत्री की नियुक्ति भले नहीं हो रही है, लेकिन कल को हो जाए तो, कोई और दूसरी सरकार आ जाए उसने कर दिया तो उपमंत्री भी आ सकते हैं। जब सीएम अति, अच्छा, आतिशी, आतिशी को ट्रांसफर कर दिया तो वो सीएम हाउस में जाती हैं, तो उन्हें क्यों लौटा दिया वहां से? ठीक है, वो सब पॉलिटिकल मुद्दे हैं, क्योंकि जो सीएम है, सीएम हाउस उसी को मिलेगा, ठीक है, जो मिनिस्टर्स हैं तो उसी को मिलेगा, ठीक है। वो किसी पार्टी का तो है नहीं, क्योंकि सीएम हाउस पार्टी का नहीं है, सीएम हाउस पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब लोगों का है, मतलब सरकार का है। इसका कार्य और कामकाज मंत्रिमंडल द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। वो पॉलिटिकल इशू है, क्यों घुसना उसमें। तो इसका कार्य और कामकाज मंत्रिमंडल द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। तय भाई छोड़ो, अगर मान लो ये भी काम तय कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मान लो कैबिनेट ने कोई भी निर्णय लिया तो इसका मतलब ये है कि वो निर्णय किसने लिया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिया, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और सुनो, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो पहले ही वर्ड क्या है, मेंशन है, लेकिन तो ये संवैधानिक निकाय है। तो बताओ फटाफट आंसर दो, क्या जो कैबिनेट है, जो कैबिनेट वर्ड है, कैबिनेट मंत्रालय, क्या यह भी संवैधानिक है या संविधान में उल्लिखित नहीं है? बताओ क्या है? संवैधानिक है, मतलब स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कि क्या है? बताओ फटाफट, ठीक है, आप बताओ, चलो। जो शब्द, जो कैबिनेट है, वो संवैधानिक है या नहीं है? मतलब संविधान में उल्लिखित है, कैबिनेट शब्द का उल्लेख है संविधान में? बच्चे बोल रहे नहीं, और बताओ फटाफट, और कौन बोल रहा है नहीं? राज्यसभा का चेयरमैन को रिमूव करने के लिए राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी एंड लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी से ही रिमूव करते हैं। ये कल की न्यूज में आ रहा था, न्यूज में गलत आ रहा था, अगर ऐसा आ रहा था तो, क्योंकि उनको पॉलिटिकल टर्म थोड़ी ना पता है। कॉन्ग्रेचुलेशन में उल्लिखित नहीं, सीए से आया है, सीसीए,
बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ग्रेचुलेशन लिख रहा है, मतलब मूल संविधान में नहीं था, बट क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है? तो यह भी कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब ऐसा कोई भी समूह, ऐसा कोई भी निकाय जिसका उल्लेख संविधान में है, वो संवैधानिक संस्था है, ये संवैधानिक निकाय है। समझ में आया? आप बहुत सारी, आप क्या पढ़ते हो? संवैधानिक, संवैधानिक संस्था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो कंफ्यूज मत होना, कल को अगर कोई यही बोल ले आपसे सिंपल सा कि संसद क्या है, स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो अरे भाई बताओ उनको, जो संसद है वो क्या है? वो संवैधानिक संवैधानिक निकाय है। ऐसा नहीं कि आप जो संस्थाएं रहेंगी, ठीक है, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ये सारी चीजें सिर्फ वही संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो ये नहीं। ठीक है, यहां देखो, अब सुनो, अब ध्यान से फिर से समझने की बारी आ गई। अब आप इमेजिन करो कि आप, चलो कुछ लोग ये इमेजिन करो जिसको जो पसंद, कुछ लोकसभा के सदस्य हैं, कुछ लोग कहाँ हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो सीट्स का एलोकेशन हुआ है, सीट्स का एलोकेशन हुआ है वो कितना है, ठीक है, फ्रोज द एलोकेशन ऑफ सीट्स टिल द ईयर 2000, मतलब 2000 तक पहले उसको कर दिया गया था, फ्रोज कर दिया था, ठीक है, 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हाँ, जिसका भी उल्लेख संविधान में है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मान लो ऐसा कोई निकाय जिसका गठन कोई अलग से कोई विधान लाके किया गया, कोई कानून लाके किया गया, उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। और ऐसा कोई विधान कुछ नहीं किया गया, सिर्फ रूल्स बना के उसका ऐसे ही गठन कर दिया गया, तो उसको बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी। एक बच्चा देखो पीएम बन गया तुरंत 2 मिनट के अंदर तो ठीक है, वो बच्चा पीएम बन गया, लेकिन ये बताओ कि वो बच्चा है कहाँ? राज, तुम कहाँ हो? पीएम राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो? ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया कि फिर 2026 तक इसको 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से ही क्या कर दिया, सारी सीट्स को फ्रोज कर दिया गया। तो ये सारी सीट की कहानी मैंने कल बताया था। हाँ, एज वाला ये देख लो, बस यही एक नया है और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। सिर्फ एक चीज नहीं है, क्या? कि जो पहले वोट देने का अधिकार जो था वो 18 साल से नहीं था, 18 साल से ऊपर जो है वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। पहले 21 साल था, तो इसको 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं। बच्चा बोल रहा है लोकसभा, ठीक है, पीएम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो अब सुनो, बाकी ये एक्सटेंशन वाला ही है, इसमें कुछ है नहीं। और ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है। अब यहां देखो सिंपली लिखा है कि नॉट एक्सटेंडिंग द प्रोविजन ऑफ नॉमिनेटिंग एंग्लो इंडियंस टू लोकसभा। मैंने क्या बताया था? लोकसभा के सदस्यों को नामांकित करने का जो प्रोविजन था उसको एक्सटेंड नहीं किया गया, उसको हटाया नहीं गया। तो दोनों में, एक्सटेंशन में और हटाने में डिफरेंस होता है। लोकसभा में चले गए, अब बताओ लोकसभा में कितने बजे पहुंचोगे? बताओ कितने बजे पहुंचोगे लोकसभा? बच्चा बोलेगा 5 बजे पहुंचूंगा, मैं सुबह उठ के 5 बजे पहुंचूंगा, ठीक है। कितने भी बजे पहुंचो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जनरल जो कार्यवाही होती है वो कब से स्टार्ट होती है? 11 बजे से। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है, कि जो लोकसभा है वो कितने बजे तक है? लोकसभा कितने बजे तक बताओ? लोकसभा की कार्यवाही ठीक है। और राज्यसभा की कार्यवाही कितने बजे तक? अब ये प्रश्न मुझसे मत पूछना कि उनको 1 घंटे की मोहलत क्यों दे दी आपने, मैंने नहीं दी, ठीक है। तो सुन में आया? ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आप कुछ करना ही नहीं है। अब देखो, अब थोड़ा सा समझना है कि इसमें प्रोसीडिंग कैसे चलती है। अब देख रहे हो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक क्या होता है? क्वेश्चन आवर, इसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। और ये 0 आवर कुछ नहीं है, 0 आवर बस टर्म नया है, और काम कुछ नया नहीं है, सिर्फ टर्म नया है। और ये बताओ, इसको भारतीय इनोवेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारतीय इनोवेशन, ठीक है। तो इसको भारत ने अडॉप्ट किया है 0 आवर को, इसको बोला जाता है भारतीय इनोवेशन, ठीक है। भारत में शुरू किया गया। 0 आवर क्या है? कुछ नहीं है, ये भी क्वेश्चन आवर ही है। जैसे क्वेश्चन आवर होता है वहां प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे 0 आवर में भी कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आया? कुछ नहीं है 0 आवर, 0 आवर सिर्फ नाम है बस, और कुछ नहीं। यहां भी प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब पूछे भी जा सकते हैं नहीं। लेकिन 11 बजे से 12 बजे तक के बीच में क्या होता है? क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन और शिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो स्पीकर, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या जो चेयरमैन है, उनकी मर्जी करेगी तो उस
आवर को, मतलब उस क्वेश्चन आवर को 3 बजे भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ पाया तो ठीक है, नहीं पूछ पाया तो फिर कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। डिपेंड उनके ऊपर करता है, लेकिन जनरल एक होता है, इन जनरल बताओ, एक होता है इन जनरल। जैसे आप मान लो स्कूल में जाते थे, वहां पे कभी कभी क्या होता था, मतलब रेगुलर क्लासेस चलती हैं, मान लो अगर पहली क्लास, वहां क्लास ऐसे डिवाइडेड थे ना कि पहले क्या पढ़ाया जाएगा, पहले मैथ्स पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश पढ़ाया, मतलब क्या पढ़ाया जाएगा। मान लो सपोज मैथ्स के टीचर ही नहीं आए हैं, तो ऐसा भी हो सकता था ना कि उस मैथ्स के टीचर में कोई हिंदी के टीचर आके पढ़ाने लग जाए। या मान लो मैथ्स के टीचर आए, हिंदी के टीचर जो 2 बजे पढ़ाते थे दिन के, अब वो आए ही नहीं है, सबसे लास्ट वाली क्लास जो पढ़ाते थे मैथ्स के टीचर, मतलब मैथ्स के टीचर तो वैसे भी खतरनाक होते हैं, सर भी खतरनाक ही हैं, तो वो क्या करे, वो फिर जाके वहां पे क्लास लेने लग गए, एक्स्ट्रा क्लास लेने लग गए। तो मतलब ये, अब ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स की जगह मतलब मैथ्स पढ़ा रहे हैं और हिंदी में काउंट होगा, ऐसा तो है नहीं। तो मतलब क्वेश्चन और कहीं भी, मतलब टाइम वो शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब 2 से 3 बजे भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो सिर्फ 3 चीजें याद रखना, क्या, क्वेश्चन और जीरो, और जीरो और में कुछ नहीं होता भाई, खाएंगे पिएंगे कुछ, तो लंच तो उनका फिक्स है। अब आप बोलोगे लंच भी शिफ्ट कर देंगे, अरे लंच शिफ्ट कर देंगे, लड़ाई कर लेंगे खाने के लिए, ठीक है, मजाक से हटके, बाकी आप कॉमन सेंस लगाओ, सारी चीजें हो सकती हैं। थोड़ा बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये क्या होता है, ये बिजनेस आवर होता है। बिजनेस आवर मतलब, बिजनेस आवर क्या हो सकता है, बिजनेस आवर ये होता है कि मान लो कोई काम है, कोई मोशन आया, कोई रिजोल्यूशन आया, कोई इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट की चीज है, तो उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा प्रश्न ही थोड़ी ना पूछेंगे, प्रश्न उत्तर ही थोड़ी ना करेंगे, बाकी भी काम होते हैं तो ये करते हैं, ठीक है। अब सुनो, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो मैंने बताया, क्या बताया बताओ, एक मैंने बताया क्वेश्चन और, ठीक है। अब उसके बाद जीरो आवर है, और एक है, मतलब आप ये समझ सकते हो यहाँ पे बिजनेस आवर। क्या ये दोनों हाउस में होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, बिजनेस आवर होता है। यहाँ पे रेगुलर वर्क मतलब अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन, रेगुलर वर्क में क्या आ सकता है, अरे किसी मुद्दे पर डिस्कशन करना, नॉर्मल मान लो कोई डिसीजन लेना, किसी मुद्दे पे डिस्कशन करना। तो लोकसभा के क्या क्या कार्य होते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि लोकसभा मुख्य रूप से विधायी कार्य करता है, क्या यह कथन सही है। मैंने एक प्रश्न पूछा कि लोकसभा मुख्य रूप से विधायी कार्य करता है, ठीक है, तो क्या यह सत्य है, सही है। तो इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर सकते हैं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया, और क्या कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है। तो हाँ हाँ हाँ, तो ये सारे काम हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे कार्य हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल काम है, मतलब बिजनेस आवर में आप अपना दिमाग लगा सकते हो, जो भी कार्य पॉसिबल है वो हो सकते हैं। अब आपको सोचना कैसे है, कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, सब छोड़ो, अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए, केवल लोकसभा केवल विधायी कार्यों को करता है, लोकसभा केवल विधायी कार्यों को करता है, अपना अपना स्टेट में कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज, अच्छा, ये देखो बच्चा आइडियाज बनाने लगा, अभी लोकसभा में रहना है और कोई आइडियाज नहीं बनाना है, ठीक है, कोई आइडियाज नहीं बनाना है।
मैंने प्रश्न पूछा था, हाँ बच्चे बोल रहे हैं गलत है। मैंने प्रश्न पूछा था कि जो लोकसभा है वो सिर्फ और सिर्फ विधायी कार्य करता है, सही है कथन? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? तारांकित प्रश्न। अब इसकी हिंदी तो आपको पता ही होगी, ठीक है? इसको अतारांकित प्रश्न बोलते हैं, और एक होता है अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? मैं लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है तभी लिख रहा हूं, नहीं तो लिखता ही ना। लेकिन याद भी तो कराना है, इस पे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ओनली नॉट टू डू। हाँ, सुनो, पहले सिर्फ नहीं आएगा। क्या करता है लोकसभा, क्या क्या कार्य करता है? एक, अभी ये पॉइंट डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट और देखो ध्यान से, सुनो। मैंने बताया, मान लो चलो ये लोकसभा है, ठीक है? ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, और ये आपके राष्ट्रपति हैं। अब इनसे मिलकर संसद बन गया। अब इनसे मिलकर संसद बन गया। अब मेरी एक बात और ध्यान से सुनना, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है समझाना, समझो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसको हेडेड बाई, यहां प्राइम मिनिस्टर लिख रहा हूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्रिमंडल है, ये बताओ विधायी कार्य करते हैं या कार्यकारी कार्य करते हैं? सर आज ऐप में कुछ इश्यू आ रहा है, एक बार और बच्चों से पूछे। ठीक है, ऐप में कुछ इश्यू आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है ऐप में? ऐप सही से, मतलब क्या इश्यू आ रहा है बताओ? ठीक है, किसी को कुछ इश्यू आ रहा है? सिर्फ कुछ लोगों को आ रहा है, तो वापस से रिफ्रेश करके ज्वाइन करो। ठीक है, सबको इश्यू आ रहा है तो बताओ मुझे फटाफट। सिर्फ लास्ट क्लास का कमेंट शो हो रहा है? अच्छा, लास्ट क्लास का कमेंट शो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, अभी क्लास चल रही है ना, तो उसको देखो पहले। ठीक है, वो हम चेक करवा लेंगे, उसका इशू नहीं है। ठीक है, अभी ये यहाँ पे फोकस करो। अगर क्लास अटेंड करने में कुछ इशू आ रहा है तो बताओ। ठीक है, वॉइस का इशू है, कुछ क्लास अटेंड करने में कुछ इशू है तो बता सकते हो। ठीक है, अब ये पॉइंट समझो, मेरी मैं जो बात बता रहा हूं इस बात को समझो। यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट है। अब ये तीनों लोग मिलकर क्या काम करते हैं बताओ? मतलब इनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अब सुनो, पहला काम, मुख्य कार्य क्या होता है इनका? विधायी कार्य करना, मतलब कानून बनाना, विधि बनाना। समझ में आया? पहला काम क्या होता है बताओ बताओ? तो लेजिस्लेट लॉ, मतलब मुख्य कार्य क्या होता है? कानून बनाना। लेकिन उसके अलावा भी 50 कार्य होते हैं, आपने देखा नहीं है? ये पैसे का भी काम करते हैं, मनी विल, फाइनेंस विल काम करते हैं ना, अप्रूव करते हैं तभी तो पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा सबसे मुख्य कार्य जो होता है, एग्जीक्यूटिव वर्क होता है। एग्जीक्यूटिव काम कौन करता है बताओ? एग्जीक्यूटिव काम कौन करता है? सामान्यतः काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कार्यकारी हेड होते हैं ना। कार्यकारी क्या होता है? एग्जीक्यूशन क्या होता है? एग्जीक्यूशन वो होता है जो ग्राउंड स्तर पर काम को एग्जीक्यूट करे।
ठीक है, इंप्लीमेंट करे, लागू करे और काम को करवाए। तो काम कौन करवाता है भाई? मंत्रालय ही तो करवाता है, मिनिस्टर्स ही तो करवाते हैं। ठीक है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स करे, कोई भी करे, सब ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे फोकस करो। तो वो कोई भी कार्य करे, बट ये कार्यकारी कार्य करवाते हैं ना। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कार्यकारी काम भी करते हैं, मतलब ये कार्यपालिका का भी काम करते हैं, समझ में आया? और ये विधायिका का भी काम करते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो किसी ना किसी सदन के सदस्य जरूर होते हैं, और नहीं होते तो 6 महीने के अंदर बनना पड़ता है। तो जब कोई भी कानून बनेगा, जब वो सदन के सदस्य ही हैं, तो बताओ वो उसको बनाने में भाग लेंगे? ठीक है, वोट तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स हैं तो वोट तो करेंगे ही करेंगे। तो वो दोनों काम करते हैं, तो इनका काम क्या हो जाता है? दोनों ही हो जाता है, विधायी हो जाता है और क्या, कार्यकारी कार्य। इसीलिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, इसीलिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहां पर कार्यपालिका का और विधायिका का, ठीक है, पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एकदम नहीं है। मतलब इनकी जो शक्तियां हैं वो बिल्कुल विभाजित नहीं है, कार्यकारी शक्तियां और विधायी शक्तियां विभाजित नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब आओ आगे, जो समझ रहे थे वो समझते हैं। अब सुनो, प्रश्न काल में यह आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रश्न काल के समय किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? स्टार्ड क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है कि जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो तारांकित प्रश्न होते हैं, उस पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उस पे पूरक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर, मतलब कौन पूछता है? अब देखो, ये कंफ्यूज मत होना कि हमेशा विपक्ष ही क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो उसी पार्टी के अदर जो मेंबर हैं, जो मंत्री नहीं है, ठीक है, वो प्रश्न पूछ सकते हैं मिनिस्ट्री से, मतलब जो मिनिस्टर है उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। और जो बाकी विपक्ष है वो तो पूछता ही है। तो जब मान लीजिए किसी मिनिस्टर से कोई तारांकित प्रश्न पूछा गया, तारांकित प्रश्न ओरली होता है, मौखिक रूप से पूछा जाता है। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कैसा पूछा जाता है, बताओ? जो तारांकित प्रश्न होता है ये कैसा पूछा जाता है? ये मौखिक पूछा जाता है, ठीक है। मौखिक मतलब ओरली, ठीक है, ओरली पूछा जाता है। तो ये सबसे एक पॉइंट ये याद रखना। दूसरा, अच्छा ये बताओ, जब ओरली कोई कोई चीज पूछ रहा है, जब मौखिक रूप से अगर कोई पर्सन कोई चीज पूछ रहा है, तो उसपे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नहीं? जैसे आप मेरे सामने हो, आप मुझसे कुछ भी पूछोगे, एकदम कॉन्सेप्चुअल है, याद करने की जरूरत नहीं है, याद अपने आप हो जाएगा। आप मेरे सामने हो और मैं आपको कोई चीज लिख के नहीं दिया, आपको कोई नोट्स नहीं दिया मैंने, मैं आपको नोट्स भी देता हूं, मैं यहाँ भी लिखता हूं। जब आप मुझसे इंटरेक्ट करते हो, जब आप कुछ पूछते हो, तो मैं उसका सप्लीमेंट्री आंसर देता हूं कि नहीं? तो आप ये बताओ, स्टार्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नहीं? बताओ, पूरा क्वेश्चन, पूरा किया, अन्य प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि नहीं? और ये एक बार नहीं, कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आया है, पूछा जा सकता है। तो जब कोई ओरली, जब कोई मौखिक रूप से किसी चीज का उत्तर दे रहा है, तो बताओ उसमें क्या होता है? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप यही बताओ, आप अगर जब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था, कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा था, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा रहा था, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं आपको बता रहा था। लेकिन जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए, पूछे जाते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए, अब मैं उसमें सप्लीमेंट दे सकता हूं। मतलब फिर से आप उसमें बोलोगे सर इसमें सप्लीमेंट्री ऐड करो, इसमें और चीजें ऐड करो, इसमें ये पॉइंट ऐड कर दो। चलो ठीक है, मैं कुछ पॉइंट इसमें ऐड कर दूंगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर जगह उस नोट्स में फिर से मैं बहुत सारी चीजें ऐड करूं? ऐसा पॉसिबल है? तो अनस्टार्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जो अतारंकित क्वेश्चन होते हैं, इनमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। और इनका जो आंसर है वो कैसा दिया जाता है, बताओ? लिखित दिया जाता है, ठीक है। तो लिखित दिया जाता है, समझ में आया? तो भूलोगे तो नहीं ना कभी? तो जो अनस्टार्ड क्वेश्चन है, जो अतारंकित प्रश्न है, आप ये मत सोचने लग जाना स्टार क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है तो उसको तो लिख के ही देंगे। नहीं, ऑफलाइन क्लास तो नहीं चल रही है, नहीं नहीं, अभी के लिए तो नहीं। ये शेयर इशू है, क्लास नहीं दिख रही थी स्टार्टिंग में। अमन, अभी दिख रही है क्लास? अभी क्लास में कुछ इशू तो नहीं है? बताओ
क्यों बच्चे बोल रहे हैं? दो बच्चे बोल रहे हैं इशू है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो अब इसमें कोई दिक्कत है? अब आप कभी भूलोगे तो नहीं। अब स्टार का मतलब ये मत अपना दिमाग मत लगाना कि स्टार क्वेश्चन है तो उसको तो लिख के ही आंसर देना पड़ेगा, ये सब नहीं। स्टार क्वेश्चन सिंपली समझो क्या मतलब, पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और इंपॉर्टेंस वगैरह छोड़ो। यहाँ पे देखो स्टार क्वेश्चन सिंपल याद रखो, मौखिक प्रश्न मौखिक उत्तर दिए जाते हैं, लिख के नहीं दिए जाते। और जब मौखिक दिए जाएंगे तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये दिमाग लगाना। और जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं वो लिखित रूप से दिए जाते हैं, ठीक है, लिख के उसका उत्तर दिया जाता है और उसमें फिर लिख के उत्तर देंगे, फिर तुम क्वेश्चन करो फिर से लिख के दें, ऐसा नहीं, इतना ही काम नहीं है, ठीक है, बहुत सारे काम। तो ये ठीक है, नो इश्यूज बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों में समझ में आ गया होगा। अब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो होता है, इसके जो आंसर होते हैं विद इन 10 डेज देने होते हैं। कितने दिन? कितने दिन के अंदर? ठीक है, इनके आंसर जो होते हैं वो विद इन 10 डेज देने होते हैं, मतलब 10 दिनों के अंतर ही देने होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न स्वीकार कर लिए गए, ठीक है, स्पीकर ने ऐसे प्रश्न अगर अलाउ कर दिए जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, तो 10 दिन के अंदर जो मंत्री हैं उनको ये आंसर बताना कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो शॉर्ट नोटिस वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अब दोनों में डाउट आ गया होगा कि अब जो स्टार्ड क्वेश्चन है और अनस्टार्ड क्वेश्चन है, अब इसको कितने दिन में बताते हैं? तो सुनो, इसके लिए कोई दिन परिभाषित नहीं है, सामान्यतः 1 महीने लग सकते हैं, 30 दिन लग सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले टाइम बता दिया जाता है। कैसे? मान लो अगर मान लो कोई एमपी है, मतलब कोई सांसद है, कोई सांसद है, इस बात का बहुत ध्यान रखना। मान लो कोई सांसद है या फिर कोई मंत्री है, तो अब उसके जो उसका जो संसदीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र में स्कूल में कोई इश्यू आ रहा है, या मान लो जो प्रश्न पूछ रहा है उसी व्यक्ति के का संसदीय क्षेत्र है, वो होके कहीं से जा रहा है, उसने देखा है स्कूल की छत पुरानी हो गई है, मान लो कोई दिक्कत है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कुछ इश्यूज हैं, तो वो मुद्दा वो दोनों तरीके से उठा सकता है। वो लिखित में चाहता है तो ठीक है, तो अनस्टार्ड या स्टार्ड के फॉर्म में उसको उठा सकता है। उसको अनुमति लेनी होती है किससे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर से। अगर वो राज्यसभा में, अब ये सारी की सारी चीजें राज्यसभा में भी होती है, देखो वहां भी सदन चलता है, लोकसभा में चलता है, तो दोनों जगह होता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से अनुमति लेके प्रश्न पूछना होता है। ठीक है, उसको किस फॉर्म में उत्तर चाहिए वो बताता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इमीडिएटली तुरंत प्रश्न पूछा तुरंत उत्तर दे दिए, ये सब नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। उनको टाइम चाहिए होता है। क्या करेंगे? मान लो अगर स्कूल की छत खराब है तो फिर मंत्री क्या करेंगे? वो गूगल से ऐसे निकालेंगे और फिर बता देंगे इसका आंसर, आंसर वेंसर नहीं बताएंगे। वो सबसे पहले वहां पे जो डिपार्टमेंट होता है, जिस तरीके से काम हो रहे हैं उस बिल्डिंग के निरीक्षण के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें, फिर वहां से रिपोर्ट आएगी, हाँ ये खराब है कि नहीं है, और ये कैसे सही होगी, कितने दिन में सही होगी, तो वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना। ठीक है, तो शॉर्ट नोटिस के क्वेश्चन दोनों तरीके से दिए जा सकते हैं, लिखित भी दिए जा सकते हैं और अलिखित भी दिए जा सकते हैं। समझ में आया? अब वो इंपॉर्टेंस, मतलब ये जो स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन है ना, इनकी ही कैटेगरी है। मतलब इस तरीके से ही कोई क्वेश्चन पूछ, जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है वो स्टार क्वेश्चन भी हो सकता है, अनस्टार्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, मतलब उसको ओनली भी पूछ बता सकते हैं, और ठीक है, और लिखित रूप से भी। तो इस बात का ध्यान रखना। तो शॉर्ट नोटिस सिर्फ जो 30 दिन का टाइम लग रहा है, ठीक है, ये जो उससे ज्यादा का टाइम लग रहा है उसको 10 दिन के भीतर, ठीक है, आंसर करने की एक विधि है, बस और कुछ नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, अगर किसी का कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, बाकी आगे कुछ भी नहीं है, आगे बस आपको समझाने के लिए है चीजें। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, क्या होते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है, इम्पार्शियलिटी मेंटेन करते हैं, कि हो तो हो लो हन। एक केस था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो स्पीकर हैं या जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो इम्पार्शियलिटी लाएं। इम्पार्शियलिटी मतलब भेदभाव ना करें, ऐसा नहीं कि जिस पार्टी से आ रहे हैं उसके पक्ष में ही बोले, तो ऐसा ना करें। ठीक है, मेंबर से ही होते हैं स्पीकर, इस बात का ध्यान रखना, स्पीकर संसद के मेंबर ही होते हैं। एक प्रश्न आया था, मतलब मैं आपको कुछ प्रश्न दिखाऊंगा भी इसमें, तो एक प्रश्न आया था कि जो जैसे ही लोकसभा जो होती है, जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व होगी, भंग किसको किया जा सकता है? सिर्फ लोकसभा को। ठीक है, तो जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व होगी, मतलब लोकसभा का जैसे ही विघटन होगा, ठीक है, तो स्पीकर को तुरंत अपना पद त्यागना होगा। क्या यह कथन सही है? सही है या गलत है? फटाफट बताओ। और हाईएस्ट अथॉरिटी लोअर हाउस में जो स्पीकर होता है, मतलब लोकसभा में स्पीकर
क्या होता है? सर्वोच्च अधिकारी होता है। जो मैंने प्रश्न पूछा उसका आंसर बताओ कि जैसे ही लोकसभा भंग होगी, ठीक है, स्पीकर को तुरंत इस्तीफा देना होगा। कथन सही है गलत है? ठीक है अमन। बताओ फटाफट। बच्चा बोल रहा है गलत है। ठीक है, स्पीकर के बारे में कुछ चीजें जान लो। ठीक है, सुनो समझो। तो मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में? स्पीकर किसकी शपथ लेते हैं? कुछ नहीं, सीधा वो स्पीकर की अलग से कोई शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, तो वो संसद की ही शपथ लेते हैं। दूसरी बात, हाँ, एक बच्चा बोल रहा है ही वेट्स फॉर नेक्स्ट स्पीकर, वो अगले स्पीकर का वेट करते हैं। लोकसभा भंग होगी तो स्पीकर थोड़ी हटेगा। हाँ 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 हाँ। ठीक, ठीक है। बच्चे तो धमकी देने लगते हैं कि लोकसभा हटेगी तो स्पीकर थोड़ी ना हट जाएगा। ठीक है, सही है, एकदम सही है। तो स्पीकर जो होते हैं वो रिजाइन नहीं देते हैं। ठीक है, एटलीस्ट लोकसभा में ऐसा माना जाता है कि एटलीस्ट लोकसभा में कोई तो हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी विधायिका ही गायब हो जाए। तो लोकसभा में स्पीकर अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, मान लो कोई स्पीकर है। अच्छा ये बताओ, किसी स्पीकर का चुनाव, जैसे मैंने आपको मंत्री का बताया था, तो अब ये बताओ किसी स्पीकर का चुनाव किस स्थिति में किया जा सकता है? वो संसद, मतलब वो लोकसभा का सदस्य हो, वो राज्यसभा का सदस्य हो, या किसी भी सदन का सदस्य हो, या किसी भी सदन का सदस्य ना भी हो, 6 महीने बाद सदस्य बन सकता है। ऐसा कौन सा, मतलब इसमें से कौन सा कथन सही है या कई कथन सही है? तो ये एकदम सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। कार्यवाही की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। सर स्पीकर लोकसभा का मेंबर नहीं होता है। एक बच्चा बोल रहा है लोकसभा का मेंबर नहीं होता है, बता रहा हूं, अभी रुको। वही तो प्रश्न पूछा है। यहाँ पे देखो, संसद के नियमों को लागू करने का अधिकार, मतलब संसद के नियमों को लागू करने का अधिकार है उसको। लोकसभा में वही मुख्य, मतलब प्रवक्ता भी वही मेन होता है। सब, मतलब वही ऑर्डर देगा, बोलेंगे कि नहीं। एक बच्चा बोल रहा है लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, सभी सही है। एक बच्चा बोल रहा है सही, सभी सही है। सही वाला बच्चा कौन है? गौरव। गौरव बोल रहे हैं सभी सही है। बताता हूं मैं इनको। लोकसभा की निष्पक्षता बनाए रखें, ये तो मैंने आपको बताया ही कि तो होलोहन में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, लोकसभा की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। अरे कुछ भी काम जो भी डेकोरम मेंटेन करना होता है स्पीकर ही करता है। हाँ, अभी एक बच्चे का कुछ सही आंसर लग रहा है मुझे। ये बच्चा बोल रहा है कि मेंबर ना भी हो तो चलेगा, लेकिन 6 मंथ के अंदर, मतलब 6 महीने के अंदर उसको। हाँ, ये कथन बताओ, ये सही है कि गलत है? ठीक है, एक बच्ची है वो बोल रही है कि मेंबर ना भी हो तो चलेगा, 6 महीने के अंदर उसको क्या होना चाहिए? बताओ। मेंबर बनना आवश्यक है। ये कथन सही है गलत है? ये तो कुछ नहीं है। ये इंश्योर करना कि कार्यवाही पारदर्शित हो। ठीक है, कोई शोर शराबा ना हो, कोई हो हल्ला ना मचाए। अच्छा सही है, ठीक है, सही है सर। सही है। हाँ सही है, सही है, सही है। हाँ हाँ, और बोलो फटाफट। होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ठीक है, और सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अब तुम ना कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। मैं इसलिए थोड़ा सा कम फैक्ट वगैरह बोलता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर कोई मेंबर एमपी है, वो तभी, मतलब एमपी भी छोड़ो, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य है, तभी वो स्पीकर बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। पहली बात, 6 महीने का टाइम नहीं मिलेगा। मतलब इनका ये कहानी नहीं है कि ये 6 महीने का टाइम मिलेंगे, मंत्री की तरह नहीं, तो इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो यही वाला आंसर मारोगे सही। ठीक है, तो 6 महीने वाली कंडीशन नहीं है। पहला काम, सबसे पहला काम यही है कि वो सदस्य होना चाहिए लोकसभा का। क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। नहीं है तो वो स्पीकर नहीं बन सकता, पहली बात। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही उसकी सदस्यता खत्म होती है, सदस्यता जैसे ही खत्म, वो स्पीकर नहीं रह जाएगा।
समझ में आया? अगर वो मेंबर हट जाए, मतलब वो अगर उसकी सदस्यता रद्द हो जाए, ठीक है, अपने पद से अगर वो मतलब कि अगर वो किसी भी स्थिति में अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो उसका वो स्पीकर नहीं रह सकता। ठीक है, सेम अप्लाइज विद डिप्टी स्पीकर। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, मेंबर ऑफ लोकसभा होना कंपलसरी है। अगर इसका नहीं है तो 6 महीने के अंदर थोड़ी होना चाहिए। अगर इसका मेंबर हो तो स्पीकर है, और जो ठीक है अभिषेक जायसवाल, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अब आप कहीं पढ़ते होंगे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून बढ़ाया था, 4 कंडीशन में लागू होता है। एंटी डिफेक्शन कानून में 4 कंडीशन लागू होती है। 4 कंडीशन क्या थी बताओ? कल ही बताया था, फटाफट कोई 4 कंडीशन बता सकता है? पहली कंडीशन ये थी, मान लो कोई किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है और फिर चुनाव लड़ने के बाद उस पार्टी की मेंबरशिप, उस पार्टी की सदस्यता छोड़ दे तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, मतलब दल बदल कानून लग जाएगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये थी, ठीक है, दूसरी कंडीशन ये थी, ध्यान से सुनो मेरी बात, कि मान लो कोई इंडिपेंडेंट पर्सन, कोई निर्दलीय प्रत्याशी है, वो चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया, जीतने के बाद उसने किसी अन्य पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, तो उस पर भी क्या लग जाएगा बताओ? एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, दल बदल कानून लग जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन ये थी, मान लो कोई किसी पार्टी का कोई सदस्य है और उस वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके किसी और पार्टी को अगर वोट कर दे, तो विप जो है, ठीक है, विप अगर इसको क्षमा ना करे, ठीक है, विप अगर इसको क्षमा ना करे तो उसको क्या, उस पर भी दल बदल कानून लग जाएगा, दल बदल कानून लग जाएगा। चौथा था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर मान लो कोई नामांकित सदस्य है, ठीक है, संसद का कोई नामांकित सदस्य है, संसद का ही नहीं विधायिका का भी, तो अगर कोई नामांकित सदस्य है, 6 महीने के अंदर अगर उसने किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली तब तो ठीक है, लेकिन अगर 6 महीने के बाद अगर वो किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उस पर भी दल बदल कानून लगेगा। ठीक है, लेकिन अब सुनो, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपना पद अगर त्याग दें, पद से इस्तीफा ना दें, संसद के मतलब वो अपनी सदस्यता छोड़ दें, ठीक है, पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दें, मतलब ये कंफ्यूज मत होना। अब यही तो बताना है आपको, पार्टी की सदस्यता छोड़ सकते हैं लेकिन वो सदस्य तो रहते ही हैं उस हाउस के, स्पीकर सदस्य रहता ही है अपने पद से, इसको मतलब अपने पद से नहीं हटता, वो सदस्य रहता है। पार्टी की सदस्यता छोड़ सकता है, क्या बोलते हैं, पार्टी की सदस्यता छोड़ सकता है ना कि लोकसभा की सदस्यता। ठीक है, तो इनका सदस्य होना कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक कैविएट पॉइंट है जिसका जो संसद के लोग हैं वो मजे लेते हैं। क्या मजे लेते हैं बताओ? एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या बोला, मान लो अगर कोई, क्या है, एकदम सिंपल बोला था ना, मान लो कोई इलेक्टेड है और क्या पार्टी की सदस्यता छोड़ दे, ऐसा ही लिखा था मैंने, प्राइमरी मेंबरशिप, और लिखने के टाइम ये भी बोलना था कि इस पर ध्यान रखना। ठीक है, अगर छोड़ देता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाए। लेकिन आप मुझे ये बताओ, यहां पे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इलेक्टेड एमपी हो या फिर एमएलएज हो, मतलब इलेक्ट हुआ किसी पार्टी से और उसने प्राइमरी मेंबरशिप छोड़ दी। ठीक है, तो ये कहानी सुनो, आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा स्पीकर्स मेंबरशिप इज ओवर, देन हाउ, जब तक नई लोकसभा नहीं आती है तब तक स्पीकर, मतलब ये प्रावधान है, ये कन्वेंशन है कि जब तक नई लोकसभा नहीं आएगी तब तक स्पीकर अपने पद पे बना रहेगा। ठीक है, फिर नई लोकसभा चुन के आती है तो प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, वो बता रहा हूं मैं थोड़ी देर में, रुको। यहां पे देखो, पहले ये बात ध्यान से, अभी पार्टी वाले क्या करते हैं, विधायक वगैरह, ये सांसद वगैरह किस तरीके से खेल रहे हैं ये, ठीक है, ये कानून का कैसे फायदा उठा रहे हैं, ये प्राइमरी मेंबरशिप तो छोड़ते ही नहीं है। ये क्या करते हैं, क्या कोई एमपी और एमएलए के पद से इस्तीफा दे सकता है? चुनाव लड़ने के बाद कोई एमपी एमएलए के पद से इस्तीफा दे सकता है? तो पहले तो ये रिजाइन करते हैं अपने पद से ही, अपने पद से ही रिजाइन कर दिया, और जब पद से रिजाइन कर दिया, फिर अब ये एमपी एमएलए है ही नहीं, जब एमपी एमएलए नहीं है तब अपनी पार्टी की मेंबरशिप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं कि नहीं? तब क्या कर सकते हैं, अब यहां लिख दो देन दे कैन लीव, मतलब एक स्टेप तो ये है कि पहले वो एमपी एमएलए जैसे बने, उन्होंने
पार्टी की सदस्यता छोड़ी तो तुरंत क्या लग जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। ऐसे मानते हैं कि ऐसा किसी में अगर क्या किसी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाए और दोनों को रहे तो फादर हैं, यहां देखो पहले, ठीक है, ये कहानी बाद में सुनना। मैंने क्या बोला, एमपी एमएलए हैं, अगर उन्होंने अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी चुने जाने के बाद, तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। लेकिन अगर वो अब एमपी और एमएलए का पद सदस्यता नहीं है, एमपी और एमएलए तो जीते हैं, सदस्यता तो मान लो किस पार्टी से है, बीजेपी से, आम आदमी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, किसकी सदस्यता, कांग्रेस की सदस्यता ली है, तो ये नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब वो एमपी एमएलए के पद से पहले रिजाइन दे दिए, ठीक है, अब वो ना तो एमपी है ना एमएलए है, तब तो अपनी पार्टी छोड़ ही सकते हैं। ऐसा कोई कानून थोड़ी ना बनाया कि जिसने एक बार जिंदगी में कोई पार्टी ज्वाइन कर ली वो दूसरी कोई पार्टी ज्वाइन कर ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है। तो अभी विधायक और सांसद इसमें खेल रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये कन्वेंशन है, एक बच्चा बोल रहा है कि स्पीकर जो होता है वो रूलिंग पार्टी से होता है, तो एक कन्वेंशन है, मतलब रूलिंग पार्टी से हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं, सामान्यतः ऐसा होता है, ठीक है। वैसे भी आप बताओ, सभा में बोलने का, किसी को बोलने का मौका कौन देता है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही देता है। कोई आप बताओ, अपने दिमाग लगाओ, कोई रूलिंग पार्टी है, ठीक है, जिसकी सरकार बनी है, और उसके सभी सदस्य कहां बैठेंगे, ज्यादातर सदस्य, मतलब मोर देन 99% सदस्य उसके कहां बैठेंगे, बताओ कहां बैठेंगे, लोकसभा में बैठेंगे। तो कोई चींटी जो है, मतलब जो हाथी है, वो सारा अपना खाना छोड़ के चींटी को दे देगी कि एक काम करो तुम, अब देखो मैं खाऊंगा ही नहीं, जब तुम कहोगे तभी खाऊंगा। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से स्पीकर बन सकता है, नहीं बन सकता, ठीक है। और ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें से किसी को स्पीकर या डिप्टी स्पीकर भी नहीं बनाना है, ठीक है। मतलब उनको एक पद छोड़ना पड़ेगा, दूसरा पद ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं। तो एक की रोल प्ले करते हैं, ठीक है, विधायी, ये स्पीकर के बारे में ही है कि विधायी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। कौन से विधेयक पर किस तरीके से विचार किया जाएगा, सारे निर्णय, मैंने क्या बताया कि संविधान का फाइनल इंटरप्रिटेटर भी हाउस में कौन होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो मनी बिल को प्रमाणित करना, सर्टिफाई करना, तो ये सब काम स्पीकर का होता है। मनी बिल, ठीक है, राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में वोटिंग वगैरह नहीं होता, सिर्फ डिस्कशन होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, द स्पीकर शेल प्रिसाइड ओवर द सिटिंग्स ऑफ द लोकसभा, ये तो बताया ही गया है, ठीक है। और वहां के हाउस के डेकोरम के बनाए रखेंगे। अध्यक्ष को सदन की कार्रवाई में भाग लेने और सदन की किसी भी बैठक या किसी भी समिति में जिसका वह सदस्य है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, में बोलने का अधिकार होगा, ठीक है। लेकिन क्या बताया है, पहली बार में क्या वो वोट कर सकता है, स्पीकर पहली बार में वोट कर सकता है, फर्स्ट टाइम वोट कर सकता है, नहीं कर सकता, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन स्पीकर को जब हटाया जाए तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम में वोट कर सकता है, ये पॉइंट बताया था ना। तो जब हटाने का प्रोसेस चल रहा हो, रिमूवल का प्रोसेस चल रहा हो, किसका, डिप्टी स्पीकर का, स्पीकर का, या फिर डिप्टी चेयरमैन का, तब वो पहली बार में ही वोट कर सकता है, तब वो बराबर की स्थिति में वोट नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखना। अब पहली बार और दूसरी बार नहीं होता, दूसरी बार तब होता है जब वो बराबर की स्थिति हो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब स्पीकर का रिमूवल का प्रोसेस चल रहा हो, जब स्पीकर को हटाए जाने का प्रस्ताव चल रहा हो, तो वो वोट कर सकता है पहली बार में, नहीं कर सकता है। तो ये तो सेकंड इंस्टांस, यहां पे सेकंड इंस्टांस से बेटर है कि यहां पे आप ये कर दो, क्या, ठीक है, इन केस ऑफ इक्वेलिटी, मतलब इक्वेलिटी की स्थिति में अगर इक्वेलिटी आ जाए, ठीक है। सेकंड इंस्टांस इसलिए लिखा है कि अगर पहली बार कोई चीज बराबर हो जाएगी तभी दोबारा चुनाव होगा, बराबर नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा। तो इक्वेलिटी की स्थिति में जो स्पीकर है वो वोट कर सकता है, ठीक है। मान लो टोटल 100 मेंबर है और दोनों लोग 50-50 दो साइड हो गए किसी बिल पर। अच्छा नहीं आया समझ में, मैं बता रहा हूं, फर्स्ट टाइम वोट कर सकता है। सुनो पहले, सब छोड़ो, यहां देखो, फिर मैं बता रहा हूं। तो मैंने क्या बताया कि पहली बार वोट नहीं कर सकता स्पीकर। एक बच्चा बोल रहा है समझ में नहीं आया, मैंने बताया था, इससे पहली क्लास में बताया था, इसलिए सिंपल शॉर्ट देखो। मान लो स्पीकर है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना।
स्पीकर हैं, ये पहली बार वो वोट नहीं कर सकते किसी भी चीज पे। मान लो कोई बिल आया, बिल पास होने वाला है, कोई भी नॉर्मल सा कोई भी बिल आया, मान लो चलो मनी बिल ही है, मनी बिल लोकसभा में तो पास होता ही होता है, तो मान लो मनी बिल है, इस पे कोई सहमति नहीं बनी, मान लो उस दिन सिर्फ और सिर्फ हाउस में कितने लोग उपस्थित हैं, सिर्फ 200 लोग उपस्थित हैं, और दोनों साइड कितने हो गए, 100 लोग बोल रहे हैं, 100 लोगों ने साइन कर दिया कि हाँ इसको पास होना चाहिए, बाकी 100 लोग मना कर दिए, 100 लोग इसके विपक्ष में है। बताओ बराबरी की स्थिति आ गई कि नहीं। अब इसका डिसीजन कौन ले सकता है, अब स्पीकर जो भी बोल देगा, स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया तो ये क्या हुआ, वापस से इसको पास करवाओ। अब ये भूल जाना, अब ये मत सोचना कि मनी बिल रिजेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है, लोकसभा में तो भाई वोटिंग होगी। तो यहां पे क्या है कि स्पीकर क्या कर सकता है, स्पीकर फाइनल मतलब इन सेकेंड इंस्टांस ही कैन वोट, मतलब ही सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अब बताओ यही रिमूवल चल रहा है, क्या चल रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये बिल्कुल ये नॉर्मल कंडीशन है किसी भी बिल पे। अब यहां पे क्या है, ये रिमूवल प्रोसेस है, अब इनको हटाए जाने का प्रस्ताव चल रहा है, बस हटाए जाने भी बता ही दे रहा हूं, ठीक है, हटाए जाने का प्रस्ताव चल रहा है। अब इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, मान लो चलो ठीक है, कितने लोग आए हैं, मान लो देखो इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, मान लो 200 वोट चाहिए, क्यों बोल रहा हूं 200 वोट चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम वोटिंग का नहीं होता है, मैं बता रहा हूं वहां पे क्या होता है, वहां इफेक्टिव मेजोरिटी होती है। मान लो टोटल इफेक्टिव मेजोरिटी कितनी है, 200, मतलब इफेक्टिव सदस्य संख्या कितनी है, प्रभावी लोग कितने हैं हाउस में, 200। तो इसको हटाने के लिए, मतलब स्पीकर को हटाने के लिए कितने वोट चाहिए, 100 वोट चाहिए। लेकिन 100 वोट चलो हटाने के पक्ष में वोट कर दिए, और 100 लोग हटाने के पक्ष में, 100 लोगों ने बोला कि नहीं हटना चाहिए। तो अब सुनो मेरी बात, यहां पे पहली बार में अगर स्पीकर ने वोट दे दिया होगा तब तो ठीक है, नहीं तो वो दूसरी बार में वोट नहीं कर सकते हैं, मतलब अब इन्हीं के हटाने का प्रोसेस है, और यही डिसाइड करेंगे कि इनको हाउस में रहना है कि नहीं, तो वो सेकंड इंस्टांस में वोट नहीं कर सकते हैं, वो पहली बार में मतलब ही सी कुड क्या, इनको सिर्फ पहली बार में ही, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, कि रिमूवल के प्रोसेस में वो पहली बार में वोट दे दिया उन्होंने तो ठीक है, लेकिन बराबरी की स्थिति में वोट नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, समझ में आया ना, वो इसलिए नहीं दे सकते, मतलब उन्हीं के हटाने का प्रोसेस चल रहा है, और फिर भी हाँ, बट डिप्टी स्पीकर स्पीकर के रिमूव करने वाले समय में तो फर्स्ट टाइम वोट कर सकता है, हाँ हाँ वही तो बता रहा हूं मैं, फर्स्ट टाइम वोट कर सकता है, लेकिन सेकंड इंस्टांस में या उसके बाद बराबरी की स्थिति में वोट नहीं कर सकता है। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना, मतलब इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जब मैं बहुत ध्यान से सोच बोलता हूं ना तो आपको लगता है पता नहीं कौन सा टफ पॉइंट आ गया, कोई टफ पॉइंट नहीं है, एकदम सिंपल है, समझ में आया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सुनो रिमूवल देख लो, चलो ठीक है रिमूवल देखो, पदच्युत बोलते हैं, ठीक है, पद से हटा देना, यहां सीधा लिख रहा हूं हटाया जाना, ठीक है, किसका, सबसे पहले देखते हैं स्पीकर का, चेयरमैन से स्टार्ट करें, सुनो चेयरमैन को हटाने के लिए कुछ करना ही नहीं होता, एक चेयरमैन मतलब कौन है बताओ, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन का मतलब कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा के कोक बोले, रॉकेट साइंस ना बोले, के कोक बोले, हाँ ठीक है, आप सुनो चेयरमैन का ध्यान रखो, चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट,
यही होते हैं चेयरपर्सन, मतलब चेयर पर्सन या चेयरमैन यही बोल सकते हैं आप, मतलब उपराष्ट्रपति। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना आप। अच्छा ये बताओ, जब इनके रिमूवल का प्रोसेस आता है तो पहले कहां आएगा, सबसे पहले कहां आएगा, राज्यसभा में। कहां आएगा बताओ, राज्यसभा में आएगा इनके हटाने का प्रोसेस, ठीक है। और इससे पहले इनको देना होगा 14 दिन की नोटिस। एकदम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। पहले आएगा क्या, 14 डेज नोटिस कि आपको हटाने वाले हैं, आपको हम विदा करने वाले हैं यहां से। अब ये 14 डेज नोटिस जो है ये सब में यूज होता है, सब में मतलब स्पीकर में, डिप्टी स्पीकर में, ठीक है, और डिप्टी चेयरमैन में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हो गया राज्यसभा में। राज्यसभा में इसको पास होना है विथ कैसे बताओ, प्रभावी बहुमत में। ये प्रस्ताव कहां आएगा, राज्यसभा में, ठीक है। और प्रभावी बहुमत से मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी से इसको पास होना कंपलसरी है। बिल्कुल कंफ्यूज हो भी मत कि इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत बोलते हैं इसको। प्रभावी बहुमत से इसको पास होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप रहा आपका, ये फर्स्ट स्टेप रहा, ठीक है। जो मैं S1 लिख रहा हूं तो फर्स्ट स्टेप है। और आपका ये S2 हो गया, ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। यहां पे S3 हो गया, और ये हो गया आपका, फिर पास हो गया बिल तो S4 हो गया, ठीक है। ये स्टेप हो गया, सुनो ध्यान से। ठीक है, अब कहां पे आया, पास होने के बाद कहां पे आया, लोकसभा में, ठीक है। और यहां पे कैसे पास हो गया, ये सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया लोकसभा में, और उसके बाद रिमूव्ड हो गया ये। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इस बात का ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति का था, मतलब चेयरमैन का था, और इसके अलावा और किसी का इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, किसी का भी नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अब सुनो, तो ये समझ में आया सर किसको हटाने के लिए प्रक्रिया है सर, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए प्रक्रिया है, जिसको चेयरमैन भी बोला जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में इनका चुनाव कैसे होता है बताओ, राज्यसभा में इनका चुनाव कैसे हुआ था, हाँ, राज्यसभा में इनको हटान, इनका चुनाव कैसे हुआ था, सिर्फ राज्यसभा ने चुना था या दोनों हाउस ने, दोनों सदन के सभी सदस्यों ने मिलकर चुना था इनको। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हुआ, मान लो अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, क्या सिर्फ एक मेंबर, क्या सिर्फ एक मेंबर ऑफ राज्यसभा 14 दिन नोटिस भेज सकता है, बोथ, बोथ,
हाँ भेज सकता है। देखो इसमें मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट जो है वो साइन किससे होना चाहिए, 50 मेंबर से। ये सिर्फ और सिर्फ किस में है, स्पीकर में। सर पहले इंट्रो ऑफ राज्यसभा होगा, तब 14 दिन का नोटिस आएगा। सुनो पहले ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले मान लो इनको हटाना है, ठीक है, चेयरपर्सन को हटाना है, तो इनको क्या करेंगे, 4 दिन 14 दिन पहले ही नोटिस दे देंगे कि आपको रिमूवल का प्रस्ताव आएगा। ठीक है, रिमूवल का प्रस्ताव आएगा। और वो प्रस्ताव कहाँ आएगा, राज्यसभा में। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ राज्यसभा हुआ, इसका मतलब वो जो प्रस्ताव आया, तो प्रस्ताव आने के बाद फिर उस पर वोटिंग होगी। वोटिंग कहाँ होगी, राज्यसभा में। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आप जब रिमूवल का प्रोसेस चलेगा ना, जब प्रारंभ होगा, किसी भी रिमूवल का प्रोसेस जब प्रारंभ होगा, तो फिर सबसे पहले सुनो, प्रारंभ होने के बाद उसको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है, 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। 14 दिन के नोटिस के बाद फिर उस पर डिस्कशन होगा। और अपने जब इनको हटाने का प्रोसेस चलने लगेगा, तो ये भी क्या कर सकते हैं, उस कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। मतलब वहां पे इनको डिफेंड करने का अधिकार होगा, लेकिन वोट कर सकते हैं क्या ये फर्स्ट इंस्टांस में। इस बात का ध्यान रखो, क्या ये फर्स्ट इंस्टांस में वोट कर सकते हैं, क्या ये पहली बार में वोट कर सकते हैं, बराबरी की स्थिति पर वोट नहीं कर सकते, ये बताओ। हाँ, क्या ये पहली बार में वोट कर सकते हैं, बताओ फटाफट। ये सर कर सकते हैं पहली बार में। ठीक है, और कोई बताओ फटाफट। जैसे स्पीकर डिप्टी स्पीकर पहली बार में वोट कर सकते हैं, क्या ये भी वोट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल पोजीशन में नहीं कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, बच्चे बोल रहे हैं। एक बच्चा बोला है कर नहीं कर सकते हैं, अभिषेक यादव बोल रहे हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना आवश्यक है। 14 दिन पहले इन्फॉर्म करोगे तभी बिल उनके हटाने का इंट्रोड्यूस करोगे, तो इस बात का ध्यान रखना। तो बराबरी की स्थिति में क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। यही तो कैविएट है। क्यों नहीं कर सकते, अब दिमाग लगाओ। अब कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं याद करना कि नहीं उपराष्ट्रपति, राष्ट्र जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो नहीं कर सकते हैं, डिप्टी चेयरमैन कर सकता है, स्पीकर या कर सकता है, डिप्टी स्पीकर कर सकता है। ये सारी चीजें याद नहीं करनी, याद करो कल फिर भूलोगे। क्यों नहीं कर सकता, लॉजिक समझो। क्या ये सदस्य होते हैं राज्यसभा के, क्या ये राज्यसभा के मेंबर है, राज्यसभा के सदस्य हैं, नहीं है, तो इसलिए वो वोट नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अपने हटने के प्रोसेस में ये वोट नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये पहली बार में भी वोट नहीं कर सकते, दूसरी बार तो छोड़ो, ये पहली बार में भी वोट नहीं कर सकते, क्योंकि मेंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अब क्या, अब आप दिमाग लगाओगे कि नॉमिनेटेड और ये कर सकते नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, जितने मेंबर है सब कर सकते हैं। अब ये नॉमिनेटेड सदस्य भी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना कि ये जब मैंने इनका इनका ग्राफ बनाया था, तो इनको राज्यसभा से बाहर उठा के ऊपर रखा था, तो ये नॉमिनेटेड सदस्य भी नहीं है। ये सिर्फ हाउस को लीड करते हैं, प्रिसाइड करते हैं बस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, अगर मान लीजिए इनको हटाना है, तो हटाने के लिए कोई भी मेंबर, ठीक है, एक मोशन ला सकता है, एक रेजोल्यूशन ला सकता है। लेकिन रिजोल्यूशन जब भी इंट्रोड्यूस होगा वोटिंग के लिए, वोटिंग के लिए जब इंट्रोड्यूस होगा, तो उससे पहले उससे 14 दिन पहले ही इनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि अब आपके खिलाफ क्या होगी, वोटिंग होगी, रेजोल्यूशन आ रहा है राज्यसभा में। नोटिस दिया गया जो 14 दिन पहले। फिर उसके बाद बिल इंट्रोड्यूस हुआ। बिल जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ, इस बात का ध्यान रखना कि वो खुद को डिफेंड कर सकते हैं। मतलब वहां जो बैठक होगी, जब वोटिंग होगी, तो वहां आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, सामने रख सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है। ठीक है, तो ये आगे वहां डिफेंड कर सकते हैं खुद। बिल आ गया, बिल आ गया राज्यसभा में, राज्यसभा में ये इफेक्टिव मेजोरिटी से, प्रभावी बहुमत से पास हो गया। प्रभावी बहुमत बता रहा हूं, एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं, प्रभावी बहुमत से पास हो गया। देन फिर क्या हुआ, फिर पास होने के बाद अगर यहीं पे रिजेक्ट हो गया, फिर कहानी खत्म हो गई, तब तो हट ही नहीं सकते। मतलब ये बिल जिस पॉइंट पे रिजेक्ट होगा वहीं पे खत्म। तो यहां पे क्या बताओ,
इंट्रोड्यूस हुआ, पास हो गया प्रभावी बहुमत से, प्रभावी बहुमत से पास होने के बाद फिर कहां आता है बताओ, लोकसभा में आएगा। लोकसभा में कौन सा बहुमत चाहिए, प्रभावी बहुमत नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब कुछ नहीं होता, 50% प्लस 1 वो साधारण बहुमत है, और फिर रिमूव्ड हो जाते हैं अगर पास हो गया तो। मेजोरिटी देखो, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है। पहले ये तीन देख लो बस। ठीक है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है बताओ। 50% प्लस 1 वोट। उस समय उपस्थित जो सदस्य रहते हैं। अब यहां पे देखो एक पॉइंट है, वो याद रखना बस। तो 50% प्लस 1 यहां पे क्या होता है, 50% प्लस 1 किसका, प्रेजेंट एंड वोटिंग का। यहां पे जितने लोग वोट दे रहे हैं, मान लो सिर्फ 100 वोट पड़े, कितने पड़े, सिर्फ 100 वोट पड़े, मतलब 100 लोग वोट दे रहे हैं, तो 100 लोगों में से कितने वोट चाहिए बताओ। 50% तो 50 हो गया, प्लस एक सीट और, तो मतलब टोटल 51 सीट चाहिए। कितनी चाहिए, 50 प्लस 1, 50 प्लस 1, 50 प्लस 1 क्यों लिख रहा हूं बताओ, 51 क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि ये परसेंट हो सकता है, तो 50 प्लस 1। समझ में आया, ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे देखो, अगर ये पॉइंट आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो आप समझो। इफेक्टिव मेजोरिटी आपको अपनी अपने नोट्स में जैसे लिखना है लिखो। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब ये नहीं होता कि ऑफ द देन मेंबर, मतलब उस समय उपस्थित सदस्य। अब इस प्रेजेंट से, मतलब इस प्रेजेंट से इस प्रेजेंट को कंफ्यूज मत करना, देन मेंबर से कंफ्यूज मत करना। क्यों, उस समय जो वैकेंसीज होती है ना, जो टोटल हाउस के सदस्य जितने हैं, मान लो चलो राज्यसभा देखते हैं, चलो लोकसभा देखते हैं। मान लो लोकसभा में कितने मेंबर है, 543 मेंबर है। अब इसमें कुछ वैकेंसी हो सकती है, ठीक है। तो वैकेंसी, वैकेंसी मतलब क्या होती है बताओ। ठीक है, वैकेंसी क्या होती है, मान लो अगर किसी का डेथ हो गया या फिर रिमूवल हो गया या फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, तो ये मान लो इसमें से 23 लोग क्या हो गए, वैकेंसी आ गई, कितनी आ गई, 23। तो इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब टोटल एक्चुअल प्रेजेंस, एक्चुअल प्रेजेंस मतलब एक्चुअल मेंबर कितने होंगे बताओ, 540 होंगे कि नहीं। और इस 540 का बहुमत क्या होगा बताओ। अब ये डिपेंड नहीं करता कि आ कितने लोग रहेंगे, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं ये मैटर नहीं करता। अब इसका 50% प्लस 1 चाहिए, ठीक है। मतलब ये देखा जाएगा क्या, 50% ऑफ 540 प्लस 1, तो ये होती है इफेक्टिव मेजोरिटी।
होप अब समझ में आया होगा। एकदम सिंपल, मैंने क्या बताया, ये है इफेक्टिव मेजोरिटी। यहां पे समझने के लिए ये पेज यूज करना आप। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है, मान लो टोटल सीट कितनी है, जो भी टोटल सीट है उसमें से वैकेंसीज हटा दो। वैकेंसीज कुछ किसी भी तरीके से हो सकती हैं। एक बच्चा पूछ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है, बता ये तो रहा हूं मैं। तो अब वैकेंसीज समझ में आया ना, वैकेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है, किसी की डेथ हो गई, रिमूवल हो गया, रेजिग्नेशन दे दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो पद क्या हो गया, खाली हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, कुछ भी। तो मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो टोटल मेंबर कितने हैं 543, 543 में से अगर मान लो वैकेंसी होगी 23, तो बचे कितने 540। अब टोटल जो एक्चुअल मेंबर है ना, मतलब वैकेंसीज को हटा के जितने मेंबर है उसका प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, सॉरी प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, उसका 50% प्लस वन चाहिए। ठीक है, अब सिंपल मेजोरिटी बता रहा हूं, ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया तो पूछो। एब्सोल्यूट मेजोरिटी बाद में बताएंगे, पहले यहां सिंपल देख लो। सिंपल मेजोरिटी क्या है, कुछ है ही नहीं। देखो सिंपल मेजोरिटी देखो, मान लो 543 मेंबर हैं, 543 मेंबर्स इन लोकसभा, कहां है, लोकसभा में है। लेकिन मान लो उस दिन आए सिर्फ सिर्फ कितना है बताओ, सिर्फ और सिर्फ कितना, सिर्फ 300 लोग आए। ठीक है, ये प्रेजेंट है, और उस दिन इतने लोग प्रेजेंट हैं, लेकिन जितने लोग प्रेजेंट हैं इसमें से चलो कुछ लोग चले गए संसद के बाहर, वहां चाय पीने चले गए या मजे करने चले गए। ठीक है, तो फिर मान लो सिर्फ 200 लोगों ने वोट, 250 लोगों ने वोट किया, मतलब किसी भी पॉइंट पे वोट किया। बताओ सिंपल मेजोरिटी क्या होगी, बताओ फटाफट सिंपल मेजोरिटी क्या होगी, देखते हैं, जल्दी बताओ कौन बताता है। अब सिंपल मेजोरिटी क्या होगी, मार्शल लॉ लगने की कोई प्रोसेस नहीं होती। मार्शल लॉ मतलब ऐसे डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, बता देंगे मार्शल लॉ, बताओ फटाफट। ठीक है, 126, एक बच्चा बोल रहा है कि इसकी सिंपल मेजोरिटी 126 होगी। हाँ, कितनी होगी, 126 बच्चे बोल रहे हैं 126 होगी सिंपल मेजोरिटी, 126 होगी या 151 होगी, फटाफट बताओ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 126, बताओ क्या होगी, 126 या 151, 126 होगी। ठीक है, 151 नहीं होगी, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% चाहिए, क्या वो लिखा है 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब प्रेजेंट कितने थे 300, मतलब ही नहीं है 300 से। टोटल मेंबर कितने थे 543, क्या इसका 50% चाहिए, 50% प्लस वन चाहिए, नहीं चाहिए। किसका चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग का। मान लो 300 लोग प्रेजेंट हो गए, आ गए 300 लोग, 300 लोगों में से 50 लोगों ने वोट ही नहीं दिया। ठीक है, या तो उन्होंने ऑब्सटेन कर दिया, मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इनका 50%, 50%, 250 का 50% कितना होगा 125, और 125 से एक ज्यादा 126, तो इसका सिंपल मेजोरिटी कितना होगा 126। लेकिन इस केस में अलग था ना, बताओ इस केस में प्रेजेंट एंड वोटिंग से मतलब था क्या, इस केस में प्रेजेंट एंड वोटिंग से मतलब था, आप बताओ प्रेजेंट एंड वोटिंग से मतलब था क्या, यहां पे प्रेजेंट एंड वोटिंग से मतलब है, बताओ फटाफट।
हाँ, प्रेजेंट एंड वोटिंग से मतलब नहीं है। टोटल मतलब वैकेंसी निकाल के जो बचा, वैकेंसी निकाल के जितने भी मेंबर, अब यहां फर्क ही नहीं पड़ता यहां पे कितने भी मेंबर आए मान लो, तो 50, यहां पे क्या बताया कि मान लो टोटल 543 मेंबर है, अब इसमें से 23 वैकेंसी है, तो बचे कितने 540। अब 540 का 50% प्लस 1 चाहिए, तो 540 का 50% कितना होगा बताओ। हाँ, कितना होगा? ठीक है, 2 7 14 और 0 तो 270 प्लस 1 271। ठीक है, अब यहां प्रेजेंट एंड वोटिंग से कोई मतलब नहीं है, चाहे यहां पे 300 लोग वोट करने आए, कितने भी लोग आए, 10 लोग आए, 20 लोग आए, 50 लोग आए, 1000 लोग आए, तो इस बात का ध्यान रखना। 271 सर क्लास टाइम से। ठीक है, कोई बात नहीं, वापस ज्वाइन कर लो। बस एक 5 मिनट और देख लेते हैं, मेजोरिटीज देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास वाइंड अप करते हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहीं मतलब अकेले कहीं यूज नहीं होती। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब सिर्फ इतना होता है, 50% ऑफ 50% प्लस 1 ऑफ टोटल मेंबर्स। मान लो अगर लोकसभा में कितने मेंबर हैं बताओ, 543 हैं, 543 है, 543 का 50% प्लस 1 कितना होगा? तो 540 का कितना हुआ था? 270, 71, और 71 से एक भी ज्यादा। सुनो पहले, यहां प्लस 1 नहीं लिखो, यहां पे लिख दो मोर देन 50%। मोर देन 50% लिख दोगे तो कैसे भी ज्यादा होगा। अब फ्रैक्शन मतलब कोई चीज फ्रैक्शन में आया ना, तो उससे ज्यादा बस कर लो बस। तो कितना हो जाएगा बताओ? 273। 273 करोगे तो मोर देन 50% हो गया। यहां पे लिख सकते हो, मतलब इन सब की जगह मोर देन 50%। संविधान में दो लैंग्वेज यूज हुई है, एक हुई है मोर देन 50%, एक यूज हुआ है नॉट लेस देन। तो नॉट लेस देन वाला देखो। सर मान लीजिए इसमें वोटिंग के लिए संसद में टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, और अगर किसी ने हैक कर लिया तो ठीक है, वो एक अलग कंसर्न है। हैक कर लिया तो कर लिया, फिर तो बाद में डिसीजन आएगा ना। सुनो, ध्यान से सुनो, तो इसकी मेजोरिटी एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितनी होती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी 2/3, वो सब कंफ्यूज मत हो, वो सब स्पेशल मेजोरिटी होती है। ऐसा स्पेशल फिर स्पेशल ये सब कहीं यूज नहीं हुआ है, सिंपल डिंपल कुछ नहीं यूज हुआ है संविधान में। अपनी मर्जी से सब बोलते हैं, ठीक है। बस ये टाइप है मेजोरिटी की कि इतनी इतनी मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल बाकी कल की क्लास में आपको स्पेशल मेजोरिटी पढ़ा देंगे। मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी आपको समझ में, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में कुछ है ही नहीं ना, एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहीं पे यूज होती है, तो ये समझो एकदम सिंपल है। अब स्पेशल मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी तीन टाइप की होती है, मतलब उसको टाइप आप डिसाइड कर सकते हो, तीन टाइप की होती है। पहली क्या? सिर्फ 2/3 मेंबर, नॉट लेस देन 2/3, मतलब 2/3 से ज्यादा नहीं, 2/3 से एक और ज्यादा नहीं, 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 2/3 होना चाहिए। समझ में आया? किसका? टोटल हाउस का, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। 2/3 होना चाहिए, किसका? पूरे हाउस का। एक मेजोरिटी ये है। दूसरी मेजोरिटी क्या है? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होना चाहिए, ठीक है, दूसरी है। तीसरी क्या है? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होना चाहिए प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और पूरे हाउस के 50% से ज्यादा होनी चाहिए। तो समझ में आया? ये है बस, ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं, बाकी कल, ठीक है, कल आगे पढ़ाएंगे। तीन स्पेशल मेजोरिटी तीन टाइप की बची है, वो पढ़ा देंगे। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को रिमूव करने का कुछ इशू ही नहीं है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर चेयरमैन को बस उनके हाउस में, दोनों हाउस में नहीं लाया जाता है, कल बता देंगे, कल सिंपल है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो बस करें आज के लिए, बस इतना ही। किसी का कुछ डाउट है? मतलब मैं सही बता रहा हूं, बच्चे कह रहे होंगे सर मत पढ़ाओ, बस इतना ही पढ़ाओ, ठीक है। किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो, बाकी आज रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और पढ़ो, चीजों को जाके समझो, नहीं समझ में आ रही है यही पूछो, जब मैं आपको पढ़ा रहा हो तो ना।
जो भी क्वेश्चन करना है करो, ठीक है। 543 में वैकेंसी 23 है तो ठीक है, वो तो चलो ठीक है। किसी को कुछ डाउट है बच्चे? नहीं है डाउट? चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, ठीक है, बाकी पढ़ो, चलो बाय।